ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का मेरा प्लान है। सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। हर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगा कि कैसे टाइप का आंसर लिखना चाहिए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच किए जा सकते हैं। जैसे आपको पता है, इकोनॉमी GS3 में आता है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। तो एक एक करके हम लोग हर टॉपिक के क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये है 2022 मेंस GS3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट इज पब्लिक व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पहले हमें पब्लिक प्राइवेट नहीं, व्हाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो पहले इसके लिए आपको बेस पता होना चाहिए कि PPP का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती खुद से, कभी कभी उनके पास पैसे कम रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 50-50 का, कि 50% गवर्नमेंट देगी, 50% वो प्राइवेट प्लेयर देगा, और फिर प्रॉफिट्स शेयर कर लेंगे कैसे, एक स्ट्रक्चर बना के। तो इस चीज़ को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, वो दोनों अपना पैसा लगाएंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद जब रिटर्न आना चालू होंगे तो उसको जिस प्रपोर्शन में वो लोग ने इन्वेस्ट किया उस प्रपोर्शन में प्रॉफिट भी डिवाइड कर लेंगे, ताकि काम भी ना रुके। भले ही मतलब कभी कभी गवर्नमेंट के पास इनफ पैसा नहीं रहता प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, तो का टाइम वेस्ट ना हो, ताकि, है ना। तो फर्स्ट पार्ट है कि रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, सही बात है। तो देखियो पहले मैंने क्या लिखा है। Public private partnership is often utilized in infrastructure projects. In India, between 2011 and 2021, PPP projects attracted an estimated investment of over 9 lakh crore, approximately 120 billion US dollars. The National Infrastructure Pipeline was launched in 2019, aiming to invest 111 lakh crores, approximately 1.5 trillion US dollars in infrastructure projects over next 5 years. Over next 5 years मतलब अगर 19 से अगर 5 years देखोगे तो क्या आता है 2024 तक, मतलब बेसिकली। तो देखिए, मैंने स्मार्टली, मैं ये भी लिख सकता था, एक्सप्लेन कर सकता था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, जो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया, सेम चीज़ वो इंग्लिश में 2 लाइन लिख सकते हो। उसके बाद जो भी एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है आपके आंसर कॉपी, उसको कुछ अगर डेटा फैक्ट्स दिखे तो ही गेट्स इम्प्रेस्ड कि हाँ, इसको ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। इसने थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में जाके रिसर्च की है, एक डेप्थ में जाके उसने एक आंसर को प्रेजेंट किया है। तो अगर आप ये फिगर्स डाल दो कि प्रोजेक्ट अट्रैक्टेड एंड एस्टिमेटेड 109 लाख करोड़ रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 120 बिलियन डॉलर्स, या फिर ये लिखो कि 2019 से उनका एम इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना, 111 लाख करोड़, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो पढ़ने वाले को लगेगा कि हाँ यार, इसने काफ़ी रिसर्च किया है और काफ़ी साउंड आंसर लगता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स के साथ। हमेशा आपको एक आधा पौना मार्क्स, 0.75 या 1 मार्क ज़्यादा ही मिलेगा एक नॉर्मल आंसर से। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब अब समझो, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि PPP क्या होता है, थोड़ा आपने डेटा दे दिया। अब आप ये एक्सप्लेन करो, इवन तो देखो क्वेश्चन में वो पूछ नहीं रहा है, हाँ पूछ रहा है वाई इज PPP रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब पहले मैंने डेफिनेशन दे दिया, स्टैटिस्टिक्स दे दिया, अब मैं इस वाई को आंसर करने की जा रहा हूँ। वाई, तो मैं हेडिंग लिख दिया कि रीजन ऑफ PPP इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो मेन पॉइंट्स है वो याद रहना चाहिए। जैसे मेन पॉइंट है एफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन, दूसरा मेन पॉइंट है रिस्क शेयरिंग। अब अगर आप इस चीज को लिख दोगे और इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो काफी है। अब मैंने अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन किया, देखो एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा। PPP allows an efficient allocation of resources by leveraging the strengths of both पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। होता क्या है कि कभी कभी गवर्नमेंट के पास डेटा ठीक से होता नहीं है, कलेक्ट करना मुश्किल होता है कि कहाँ चीज़ कितना अलॉट करे, कितना एलोकेट करे, कितने रिसोर्सेस, कितना पैसा कहाँ जाए। तो प्राइवेट के साथ वो जब मिल जाएंगे तो प्राइवेट उनको बताता है कि हाँ, ये रीजन में ज़्यादा पैसा लगेगा मार्केटिंग में, या इस किसी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए, ये पर्टिकुलर आइटम या फिर जो भी आपका रिसोर्स है, जैसे कि सीमेंट हो गया या कुछ और चीज़ हो गई, वो खरीदने के लिए यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगना चाहिए, यहाँ पे कम लगना चाहिए, और इससे हम लोग एफिशिएंटली
प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं कम से कम पैसों में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिस्क शेयरिंग। Risks such as construction, operational, financial, and demand risks can be allocated to the party best equipped to manage them, ensuring a more balanced distribution ऑफ रिस्क। मतलब क्या है कि कभी कभी आप जब पूरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड हो गया पूरा बना देते हो उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो अगर सिर्फ गवर्नमेंट ने डाला तो सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट पार्टी के साथ मिलके रोड बनाया, तो अगर उस रोड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है थोड़े टाइम बाद कि गड्ढे हो गए ये हो गए, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि प्राइवेट इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि देखो आपने भी इन्वेस्ट किया हमने भी इन्वेस्ट किया, आप चाहिए तो हमसे थोड़ा सा पैसा ले लो, अपना पैसा डालो और दोनों मिलके वो काम खत्म कर दो। क्योंकि गवर्नमेंट के पास और भी दूसरे काम होते हैं, उनको स्कीम बनानी होती है, लॉन्च करनी होती है, काफ़ी काम होते हैं। हमेशा गवर्नमेंट एंटिटीज़ के पास इतना टाइम नहीं रहता। तो जिसके साथ उन्होंने जिस भी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया है, उसके साथ वो रिस्क शेयर करते हैं। इवन आप देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट से रिटर्न उतना नहीं आ पाता जितना वो लोग ने मतलब सोचा होता है कि हाँ इतने पैसे डालेंगे तो इतना आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, इतना इनकम हो जाना चाहिए। कभी कभी वो जो फाइनेंशियल जो तुम्हारा आउटपुट है, इनकम है, वो उस लेवल तक नहीं आता, किसी किसी कुछ कुछ अलग अलग रीजंस की वजह से होता है, बहुत सारे रीजन है। तो अगर ये रिस्क शेयरिंग हो गई तो गवर्नमेंट का भी लॉस कम होगा, थोड़ा लॉस प्राइवेट भी ले लेंगी, और इस हिसाब से गवर्नमेंट के पास पैसा हाथ में रहेगा कि और किसी और प्रोजेक्ट में डाल सके। तो इसीलिए, लेकिन मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, फर्स्ट पॉइंट लिख दो और एक्सप्लेन कर दो। रिस्क शेयरिंग अभी मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया, ये मेरे वर्ड्स है, चाहिए तो मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, वही कंटिन्यू करते कि और क्या रीजन है। अब देखो, एक्सेस टू प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज, इसको तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनके खुद के रिसर्चर्स रहते हैं, उनकी R&D टीम होती है प्राइवेट कंपनीज की, तो वो लोग फटक से एक्सपर्ट्स को लेके आके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम खत्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स ऑफन पोजेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज, टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड इनोवेटिव अप्रोचेस दैट कैन कंट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना कि एक्सेस टू प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज। नेक्स्ट क्या है देखिए, फास्ट प्रोजेक्ट डिलीवरी। Private members can bring in financial resources, streamline processes, and execute projects within short time frames compared to traditional पब्लिक सेक्टर अप्रोचेस। है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने प्राइवेट लोगों को भी इन्वॉल्व कर दिया इस चीज़ में, तो प्राइवेट लोग क्या सोचते हैं कि यार फटाफट ये प्रोजेक्ट खत्म करते हो और फटाफट हमें इनकम आना शुरू हो। क्योंकि जितना देर तक तुम किसी प्रोजेक्ट पे पहुंचोगे तब तक तुम्हारी इनकम स्टार्ट नहीं हो रही, तुम बस इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जितना हो सके, जितना एफिशिएंटली हो सके, जितने लोगों को इन्वॉल्व करके अगर और बहुत बार गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी कम रहता है कि समझो कुछ चीज़ बिल्ड करनी है, तो वो अपना टाइम लेते हैं आराम से, कभी उनके पास लोग होते नहीं होते, तो प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। लेकिन ये पीपीपी जो पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके थ्रू ये जो जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उसको फास्ट पेस पे खत्म कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज चाहती है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से खत्म हो और रिटर्न आना शुरू हो जाए, ताकि वो फटाफट अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे वापस ले ले और उस चीज़ को किसी और प्रोजेक्ट में ला के और फिर प्रॉफिट कमाए, है ना। तो अगला पॉइंट देख लिया हमने, फास्टर प्रोजेक्ट डिलीवरी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। पीपीपी enables access to private funding sources including loans, equity investments and other innovative financing mechanisms। इसका मतलब क्या है कि आप जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगी। मतलब हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो अगर आपने प्राइवेट पार्टीज को इन्वॉल्व कर दिया तो वो लोग रेस कर सकते हैं मनी पब्लिक के थ्रू, और फिर पब्लिक को प्राइवेट पार्टीज रिस्पॉन्सिबल होंगे पैसे वापस देने के लिए। जनरली क्या होता है देखिए, जो गवर्नमेंट भी रेस करती है लोन्स, बहुत बार बॉन्ड पेपर इशू करते हैं, उसके थ्रू करते हैं, तो वो लोग प्राइवेट लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं, ऐसा कुछ करके पैसा रेस कर सकते हैं पब्लिक से और उसको आगे बढ़ा सकते हैं, फटाफट प्रोजेक्ट खत्म कर सकते हैं, है ना। और एक चीज़ क्या है देखिए, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। पीपीपी मॉडल typically involve long-term partnerships with private partners responsible for maintenance and operation to be redeveloped of the redeveloped railway station। तो जो आई थिंक मैंने थोड़ी देर पहले भी ये मेंशन किया था कि मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन में फिर अगर आपने प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर दिया तो काम जल्दी हो सकता है, अच्छे से हो सकता है, और काफ़ी टाइम तक टिक के रह सकता है। गवर्नमेंट कभी कभी हाथ पीछे हटा लेती है, तो अगर प्राइवेट प्लेयर को उन्होंने लूप में रखा ऐसे, तो कभी भी कुछ अगर प्रॉब्लम आई किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो गवर्नमेंट फटाफट वो प्राइवेट प्लेयर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इतने मेंटेनेंस की जरूरत है, तो प्लीज़ अपने आदमी भेजिए फटाफट से, क्योंकि हमारे पास मैन पावर कम है, वर्कफोर्स कम है गवर्नमेंट के पास।
तो प्राइवेट पार्टीज ऐसे करके एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा सकती है, ज़्यादा लोग को अपॉइंट करे मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेशंस के लिए, है ना। तो ये हमने कवर किया कि रीजंस कि क्यों पीपीपी अच्छा है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। अब अब जब आप मेन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, मेन क्वेश्चन क्या था देखिए, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया व्हाई इज पीपीपी रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्या है देखिए, एग्जामिन रोल ऑफ पीपीपी इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। अब हम लोग रेलवे स्टेशन इन इंडिया की बात कर रहे हैं पीपीपी मॉडल पे, है ना। उसके लिए देख लेते हैं। तो ये हमारा मुंबई रेलवे स्टेशन, इसकी फोटो मैंने देखी है, अपलोड की है, ठीक है। अब देखते हैं द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैज बीन सिग्निफिकेंट। उसके की एस्पेक्ट्स क्या है देखते हैं, ठीक है। पहली बात, एनहेंस्ड पैसेंजर एमिनिटीज एंड सर्विसेज। इसको अगर मैं हिंदी में आपको इजीली एक्सप्लेन करूं, तो जब भी पीपीपी, जब भी प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व होगी रेलवे स्टेशन के जो रीडेवलपमेंट में, तो वो लोग ज़्यादा अच्छी एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे वाटर, या फिर जो वेटिंग रूम रहता है लोगों का, जो लोग जल्दी आ जाते हैं स्टेशन पे, उनके लिए वेटिंग रूम ज़्यादा वेल मेंटेन रहेगा। वेटिंग रूम के अंदर जो वॉशरूम्स है, बाहर जो जितने वॉशरूम्स है, सब ज़्यादा वेल मेंटेन रहेंगे। तो जो भी एम्यूनिटीज़ पैसेंजर को मिलती है, उसको ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा हाइजीनिक फॉर्म में डिलीवर होगी ये सर्विसेज। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पीपीपी मॉडल्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग पैसेंजर एम्यूनिटीज एंड सर्विसेज एट रेलवे स्टेशन। बोल दिया मैंने। प्राइवेट पार्टनर्स इंट्रोड्यूस मॉडर्न फैसिलिटीज सच एज बेटर वेटिंग एरियाज, क्लीन एंड हाइजीनिक restrooms, retail places, food courts, and other commercial facilities. This contributes to a more comfortable and convenient travel experience for passengers. यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की है, लेकिन आप ढूंढ के ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं कि ये जो एमिनिटीज़ है, जैसे कि फूड कोर्ट हो गया, ठीक है, वहाँ से कितना इनकम आता है। अगर उन्होंने और अच्छे से डेवलप किया ये फूड कोर्ट वगैरह को, तो वो लोग शायद ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो भी वहाँ पे बैठते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रोल क्या है, रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, जो मैंने अभी ऊपर बोला था, पीपीपी अलाउज फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ सरप्लस रेलवे स्टेशन लैंड एंड प्रीमाइसेस, जनरेटिंग एडिशनल रेवेन्यू streams. Private partners can develop commercial spaces, hotels, shopping complexes, and other revenue generating assets within the station premises. This generates non-fare revenue for the railway authorities, which can be reinvested in improving the overall इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। जो तो आप समझ ही गए होंगे कि बेसिकली वो बोल रहे हैं कि आप कमर्शियल स्पेस डेवलप कर सकते हो, होटल्स डेवलप कर सकते हो स्टेशन के अंदर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस डाल सकते हो स्टेशन के अंदर, और और दूसरी चीज़, अदर रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स की पैसा है, और उस पैसे को आप वापस रीडेवलपमेंट में डाल सकते हो स्टेशन के। जो भी जितने लोग अर्न कर रहे हैं, जितने लोग को भी मतलब शॉप डालने के लिए दिया है गवर्नमेंट ने, तो या फिर प्राइवेट पार्टीज ने मिलके, जो भी वो लोग जितना इनकम अर्न कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसका कुछ परसेंटेज उनसे लेके वो लोग वापस स्टेशन में रीडेवलप करने के लिए पैसे डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स ढूंढ सकते हो कि एक रेलवे स्टेशन से कितना पैसा, रुपीस निकल के आता है ना, कि कितना इनकम आता है, उसके हिसाब से वो एक आप फिगर डाल सकते हो, तो एनहेंस हो जाएगा आंसर। हालांकि नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि आपको नॉर्मल चीज़ सोचनी है कि देखो, अगर प्राइवेट पार्टी आएगी पब्लिक के साथ, गवर्नमेंट के साथ, और तो वो लोग क्या सोचेंगे, क्या किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करेंगे, है ना। अब बस डायरेक्टली आपको सोचना है कि वो लोग ऑब्वियसली जो एक रेलवे स्टेशन पे क्या क्या होता है, वॉशरूम होता है, वेटिंग रूम होता है, ये सब चीज़ें एनहेंस हो जाएगी। उसके अलावा खाने के स्टॉल्स होते हैं, मैगजीन के स्टॉल्स होते हैं, न्यूज़पेपर के स्टॉल्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों के स्टॉल होते हैं, उसमें भी उनका रेवेन्यू बढ़ेगा अगर ज़्यादा अच्छे से उनको सेटअप करके दिया जाए। तो आप नेचुरली सोच सकते हैं ऐसे कि बस इमेजिन करने की रेलवे स्टेशन पे क्या क्या हो सकता है जो प्राइवेट पार्टी इंप्रूव कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। ये तो हमने पीपीपी केस में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना, कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अगर दे दिया प्राइवेट पार्टी को, तो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन का जिम्मा जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं रहेगा। उसका वो लोग सीधा प्राइवेट पार्टीज को बोल सकते हैं कि तुम ही संभालो करके, इसको मेंटेन करने का थोड़ा ले लो, एक कोई तो साइन कर दो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो रेलवे अथॉरिटीज के साथ, और आप एक सब्सक्रिप्शन मॉडल दे दो या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, कि तुम उन्हें मंथली इतना पैसा दे रहे हो, और वो आके मंथली हर चीज़ चेकअप करके, जो भी चीज़ थोड़ी सी इशू कर रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो भी लोग वहाँ पे, उसको रिजॉल्व कर सके फटाक से, है ना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट लिखा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। वही है कि आप जितने ज़्यादा स्पेस को एक्सप्लॉइट करोगे रेलवे स्टेशन पे, उतने अलग अलग टाइप के शॉप्स सेटअप हो सकते हैं वहाँ पे,
समझो आप अगर कहीं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, समझो आप गोवा है, फिर आप गोवा से वापस जा रहे हो, तो आप स्टेशन पे सुवेनियर शॉप्स सेटल कर सकते हो लोगों को, जो हैंडमेड आर्टिक्राफ्ट्स रहते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स रहते हैं उन, तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। लोग जाते समय ये सुवेनियर लेके आ सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के लिए, है ना। और मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए कि रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर पीपीपी मॉडल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन फेजेस। लोकल कम्युनिटीज, देखिए लोकल कम्युनिटी जो है, जैसे मैंने बोलता कि सुवेनियर सेटअप कर सकते हैं, बेनिफिट फ्रॉम जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, दिस कंट्रीब्यूट्स टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसको जल्दी खत्म भी कर देते हैं, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपके पास 7 मिनट है लिखने के लिए सिर्फ। उस हिसाब से मैंने कंक्लूजन तैयार किया कि हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, accountability and effective regulatory oversight in PPP project. Carefully planning robust legal frameworks, risk-sharing mechanisms, and clear performance benchmarks are essential for successful PPP implementation. Public interest and affordability must be safeguarded while balancing the objectives of private partners and achieving sustainable outcomes in railway station redevelopment. तो मैंने, आप देख सकते हैं कैसे मैंने कंक्लूड किया है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए। भले ही पीपीपी है, भले ही प्राइवेट लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, पर वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट जो देते हैं, समझो किसी पर्टिकुलर कंपनी ए बी सी 3 लोग आ गए कि मैं रीडेवलपमेंट में अपना पैसा डालना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है अलॉट करने का कि कौन सी कंपनी को वो पीपीपी का मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, वो जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उन लोगों को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, इवन वो रेगुलेट होना चाहिए हर चीज़, है ना। केयरफुली प्लानिंग रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क्स कि कुछ इलीगल नहीं हो रहा, कल है ना, करप्शन करप्शन को कब करने के लिए, रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म एंड क्लियर परफॉर्मेंस बेंचमार्क एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल पीपीपी इम्प्लीमेंटेशन। Public interest and affordability must be safeguarded while balancing the objectives of private partners and achieving sustainable outcomes in railway station redevelopment। ठीक है, तो ऐसे ये होता है मेरा खत्म, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब मेरे पास और भी स्लाइड्स है ना, बट मैं पहले चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है आपके हिसाब से, है ना, ताकि मैं और जो क्वेश्चन डिस्कस करूँ उसको उसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ कि ज़्यादा क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है ऐसे। ठीक है, तो अभी के लिए अभी के लिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, मैं जो सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन की भी वीडियो शॉर्टली लॉन्च करूँगा, होपिंग कि आपको यहाँ से कुछ मदद मिली, आंसर फ्रेम कैसे करना है वो उसमें थोड़ी हेल्प मिली। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई अगर आपके सजेशंस है कि मुझे ये चीज़ में दिक्कत हो रही है या इसको ऐसे समझाइए, तो आप कमेंट सेक्शन में लेके आ सकते हैं। मैं आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन माई नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ जीएस। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।